आज 17 शवाल 1445 हिजरी मुआफ़क़ 27 अप्रैल 2024 ईस्वी दिन हफ्ता बाद नमाज असर जामा मस्जिद आलिया के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़िद की जा रही है तारीख़ इस्लाम की 140वीं नशिस्त। उन्वान है तारीख़ फ़लस्तीन। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन वो यूरोपियन ममालिक का रोल मुखातिब करेंगे जनाब मोहम्मद मोइज़ुद्दीन इंजीनियर साहब। मैं अदबन गुजारिश करूँगा जनाब मोहम्मद मोइज़ुद्दीन इंजीनियर साहब से वो डायस पर आएँ और हमें मुखातिब करें। कि और भी दूसरी नीयत हो सकती है, बट एक लीग ऑफ नेशन कायम की गई और उस कोशिश की कि इसका मकसद ये रखा गया कि आगे चलकर ऐसे वॉर्स ना हो। मगर जाहिर सी बात है कि लीग ऑफ नेशन अपना काम पूरा नहीं कर पाई और ये फेल हो गई, क्योंकि कुछ साल में हमने देखा कि वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया। उसके कुछ वजूहात भी थे। एक वजह ये भी थी कि लीग ऑफ द नेशन में उन्हें जर्मनी को ज्वाइन करने की इजाज़त नहीं दी। लीग ऑफ द नेशन ने मिलकर एक ट्रीटी बनाई और जिसमें जर्मनी पर सैंक्शंस लगाए और जर्मनी वाज नॉट इवन पार्टी टू इट और जर्मनी को मजबूरन उन्होंने उस पर साइन करने का मजबूर किया। इसकी एक और वजह ये थी कि उस वक्त तक यूनाइटेड स्टेट एक सुपर पावर की हैसियत रखता था। यूनाइटेड स्टेट्स वाज आल्सो नॉट पार्ट ऑफ लीग ऑफ नेशंस। यूनाइटेड स्टेट्स ने भी लीग ऑफ द नेशंस की मेंबरशिप कबूल नहीं की थी। तो उस वजह से ये कंप्लीट एक ऐसा इदारा नहीं बन पाया जिसमें उस वक्त के कुछ जो सुपर पावर्स थे उसमें शामिल नहीं थे। तो जाहिर सी बात है वो अपने रूल्स से अपनी जो भी रेजोल्यूशंस थे उसको इन्फोर्स नहीं कर पा सकते थे। इस वजह से ये बंद हो गई और इसे डिसबैंड करना पड़ा। उसके बाद फिर जब दूसरी जंग अज़ीम हुई 1945 के बाद में फिर से बहुत सारे कंट्रीज़ ने सोचा कि कुछ करना चाहिए। इस ताल्लुक़ से एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जानी चाहिए जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ हों और वो आपस में सिविल रिलेशंस मिलिट्री रिलेशंस में एक तालमेल रखें ताकि ऐसी वर्ल्ड वॉर फिर से ना हो। तो इसमें 5 कंट्रीज़ ने पहल की, जैसा कि इस मैप में मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फिर यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रशिया और चाइना। ये 5 कंट्रीज़ ने मिलकर ये इरादा किया कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसमें तमाम कंट्रीज शामिल हों। और इसमें सिर्फ ये 5 नहीं थी, मगर अगर आप पीछे ग्राफ देखें, वर्ल्ड मैप देखें, उसमें जितने भी कंट्रीज़ डार्क ब्लू कलर में हैं ये सब लोग फाउंडिंग मेंबर्स हैं। सो अगर आप इंडिया को देखें तो इंडिया इज़ ऑल्सो इन डार्क ब्लू। तो जितने भी डार्क ब्लू में कंट्रीज़ हैं ये सब फाउंडिंग नेशंस हैं फॉर यूनाइटेड नेशंस। मगर सिर्फ ये 5 कंट्रीज़ यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रशिया एंड चाइना आर परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी काउंसिल। मैं इसके बारे में आगे बात करूँगा, मगर ये समझाने के लिए आपके सामने रखी। एक चीज़ और इसमें गौर तलब ये है कि जब ये यूएन फॉर्म हुआ तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ जिसमें ज़्यादातर मुस्लिम कंट्रीज़ है वो यूनाइटेड नेशन का हिस्सा नहीं थे। बहुत सारे और मुस्लिम कंट्रीज़ जो साउथ ईस्ट में हैं जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, वो भी उसका हिस्सा नहीं थे। पाकिस्तान, बांग्लादेश उसका हिस्सा नहीं थे। तो ज़्यादातर अगर देखें तो ऑफ कोर्स इंडिया वाज पार्ट ऑफ इट। इंडिया इज़ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस और बहुत सारे मुस्लिम ममालिक इसका हिस्सा नहीं थे। हाँ, आगे चलकर ये लोग इसका हिस्सा बन गए। यूनाइटेड नेशंस जो बनाया गया उसका मकसद 1945 में मैंने कहा कि वो बनाया गया, उसका मकसद था टू प्रमोट पीस
अमन को प्रमोट करना, सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन अमंग नेशंस कि डिफरेंट ममालिक में कोऑपरेशन कायम करना। और इसका जो स्ट्रक्चर था उसमें एक जनरल असेंबली थी, उसमें एक सिक्योरिटी काउंसिल थी, उसमें एक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल थी, सेक्रेटरीट था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस था और उसके कई सारे स्पेशलाइज्ड एजेंसीज थे। और जो इसका मकसद इन्होंने बताया वो ये बताया कि हमारा मकसद पीस कीपिंग है, कि जहाँ भी जंग हो वहाँ हम पीस, अमन की हालत लाएंगे, अमन करेंगे। और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है कि जहाँ जहाँ लोगों को इमदाद की ज़रूरत है इंसानी मेयार की बुनियाद पर उनकी मदद करेंगे। डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स प्रमोशन और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शंस। और इनके अचीवमेंट्स भी बताते हैं कि उन्होंने बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व की। मगर आज हमारा जो उन्वान है मैं उस पर आगे इस ताल्लुक़ से बात करूँगा। जैसा अभी मैंने बताया कि यूनाइटेड नेशंस के 6 ऑर्गन्स हैं। उनके सबसे पहले इसकी जनरल असेंबली है, फिर सिक्योरिटी काउंसिल है, फिर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, फिर कोर्ट ऑफ जस्टिस है और यूएन सेक्रेटरीट है और ट्रस्टीशिप काउंसिल है। इन 6 में से 5 ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में है। सिर्फ एक जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो नेदरलैंड्स में है, एक शहर है जिसका नाम हेग है, वहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। बाकी सब यूनाइटेड स्टेट्स में है। और यही वजह है कि यूनाइटेड नेशंस का सबसे बड़ा फंडर भी यूनाइटेड नेशंस का सबसे बड़ा फंडर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। इसके मेंबर्स के ताल्लुक से हम आगे बात करेंगे कि जो जनरल असेंबली है यूनाइटेड नेशंस की, फोरम फॉर हाईएस्ट प्रोफाइल डिप्लोमेसी, ये यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली है। इसमें अभी 193 कंट्रीज़ मेंबर्स हैं, यानी दुनिया की ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इज़ ए मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। और जब इसकी फंडिंग की बात आती है तो एवरी नेशन हैज़ टू कंट्रीब्यूट। हर नेशन इसके अखराजात जो भी हैं उसके लिए अपनी इस्तिताअत के मुताबिक वो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। इसका एक कॉम्प्लेक्स फार्मूला है कि कौन सी कंट्री कितना पैसा देगी। जैसा जितनी डेवलप्ड कंट्री है वो उतना ज़्यादा देगी, जहाँ जितनी गुर्बत है वो उतना कम देगी। और भी बहुत सारे क्राइटेरियाज़ हैं जिसके हिसाब से ये लोग फंक्शन करते हैं। करके भी बोल सकते हो नहीं, ठीक है सर। सो ये तो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली है। जनरल असेंबली का असल मकसद जो भी डिप्लोमेसी के जो भी इनके इश्यूज़ लाना है, रेजोल्यूशंस लाना है, वो यहाँ पर पेश करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ को। उनके जो भी मसाइल हैं वो यहाँ लेकर जाते हैं। तो अक्सर हम अखबारों में पढ़ते हैं कि कश्मीर का मसला जो है यूनाइटेड नेशंस में पेश किया गया। हमने देखा कुछ 1-2 साल पहले इमरान खान ने वहाँ एक स्पीच दी, इसी तरह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्पीच दी। तो यहाँ हेड ऑफ़ द स्टेट्स जो हैं वो भी इसमें जाते हैं और हर कंट्री के एक रिप्रेजेंटेटिव होता है हर कंट्री का, हु इज़ अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। मगर इसकी एक खामी ये है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो भी रेजोल्यूशंस होंगे उनको पास करने के लिए यू नीड 2/3 मेजॉरिटी। अगर मुझे कोई रेजोल्यूशन पास करवाना है तो मुझे 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। मगर इसके बावजूद भी इसके जो रेजोल्यूशंस हैं दे आर नॉट बाइंडिंग, यानी कोई इसको एनफोर्स नहीं कर सकता। यूनाइटेड नेशन चार्टर के मुताबिक जो भी इसके मेंबर्स हैं वो लोग अपनी गुड फेथ के, यानी अपनी ईमानदारी से वो लोग उम्मीद करते हैं कि ये लोग इन रेजोल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करेंगे। मगर इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इनके पास कोई फोर्स नहीं है, कोई ऐसा आलाकार नहीं है, कोई तरीक़ा नहीं है जिसके ज़रिए ये लोग इसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकें। जैसे मैंने अभी आपके सामने बताया कि 190 मेंबर स्टेट्स हैं, हर स्टेट का एक वोट है। और अक्सर ये लोग कोशिश ये करते हैं कि इसका जो प्रेसिडेंट होता है जनरल असेंबली का, इट इज़ फ्रॉम अ स्मॉलर कंट्री। ये जो सुपर पावर्स होते हैं उनके मेंबर्स को उसका प्रेसिडेंट नहीं बनाते हैं बल्कि छोटे कंट्रीज़ को बनाते हैं। इंडिया को भी इसकी प्रेसिडेंसी मिली थी और प्रेसिडेंसी हर साल चेंज होती है। एवरी ईयर दे गेट अ न्यू प्रेसिडेंट। ओके, इसके फंक्शंस जैसे मैंने बात किया, पॉलिसी मेकिंग है और मेक रिकमेंडेशंस टू अ वाइड रेंज ऑफ इंटरनेशनल इश्यूज़, पीस, डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें इसके फंक्शंस में। मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा, जिस चीज़ों की हमें ज़रूरत है आई विल टॉक अबाउट दैट। और अहम मसला इसमें यह है कि इसके रेजोल्यूशंस जो हैं वो नॉन बाइंडिंग है, इसे कोई एनफोर्स नहीं कर सकता। उसके बाद हमने बात की थी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की। ये इस यूनाइटेड नेशंस का बहुत अहम इदारा है।
और इसका मकसद इज़ टू मेंटेन ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी, यानी दुनिया में एक अमन व अमान कायम करना और एक सिक्योरिटी मेंटेन करना, ये इसका असल मकसद बताया जाता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर हैं। ऑल कंट्रीज़ आर नॉट पार्ट ऑफ इट, ओनली 15 कंट्रीज़ आर पार्ट ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। और 15 में से भी 5 ऐसे कंट्रीज़ हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड किंगडम, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना, ये परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। और बाकी 10 मेंबर्स जो हैं वो एवरी 2 ईयर्स रोटेट होते हैं। ओके, हर 2 साल ये लोग नए नए मेंबर्स को मौका देते हैं। और इसके फंक्शंस हैं इस टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस, और कई मौके पर हम देखते हैं कि पीस कीपिंग मिशन यूनाइटेड नेशन का जाता है, वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अप्रूवल से ही जाता है, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, चाहे वो इराक़ हो, चाहे वो अफ्रीका हो, जहाँ जहाँ इनकी पीस कीपिंग फ़ौज जाती है, दिस इज़ आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। और सिक्योरिटी काउंसिल के जो रेजोल्यूशंस हैं वो बाइंडिंग इन नेचर है, यानी अगर सिक्योरिटी काउंसिल ने कोई भी रेजोल्यूशन पास किया उसको इम्प्लीमेंट कैसे भी करना है। That is the difference between the General Assembly and Security Council। और इसके पास हुकूक है कि किसी भी कंट्री पे सैंक्शंस इम्प्लीमेंट करें, किसी भी कंट्री में अपनी आर्मी मेंटेन करें, यूज़ ऑफ फोर्स इंक्लूडिंग मिलिट्री एक्शन, इसके पास इसके हुकूक हैं। जैसा मैंने बताया, यूनाइटेड नेशंस के 15 मेंबर्स, ऊपर जो आप देख रहे हैं दीज आर परमानेंट मेंबर्स, एंड नीचे जो है 5 कंट्रीज है, जैसा आप इंडिया को भी देख सकते हैं। इंडिया वाज आल्सो अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अंटिल 2022 में इंडिया बाहर आ गया। और फिर नीचे के जो कंट्रीज़ हैं 5, उसमें यूएई भी है आखिर में, वो 23 तक मेंबर था। तो ये लोग हर 2 साल दूसरे कंट्रीज़ को मौका देते हैं। मगर इनकी चालाकी ये है, इनकी अय्यारी ये है कि सिर्फ इन 5 कंट्रीज़ को वीटो पावर है, यानी जो इनके परमानेंट मेंबर्स हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, चाइना, फ्रांस, इन 5 के पास वीटो पावर है कि अगर कोई भी ऐसी रेजोल्यूशन हो जो जनरल असेंबली से पास होकर आए 2/3 मेजॉरिटी से सिक्योरिटी काउंसिल में, और अगर इफ़ इट इज़ अफेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ दीज 5 नेशंस, दे कैन वीटो इट, दे कैन कैंसिल इट। इसकी वाज़ेह मिसाल एक ये है कि फ़लस्तीन के ताल्लुक़ से जो भी गज़ा में जंग चल रही है, उस पर इज़राइल को सीज़ फायर करने के लिए जनरल असेंबली ने तो रेजोल्यूशन पेश की, मगर जब भी वो सिक्योरिटी काउंसिल में आता है, अमेरिका इज़ वीटोइंग इट। अमेरिका कहता है कि नहीं, आई एम वीटोइंग दिस रेजोल्यूशन, तो ये रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। जब वो रेजोल्यूशन सिक्योरिटी काउंसिल में पास नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वो इम्प्लीमेंट भी नहीं हो सकता। तो जनरल असेंबली चाहे कितने भी रेजोल्यूशंस पास कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले, 2/3 मेजॉरिटी, यानी दुनिया की तमाम कंट्रीज की 2/3 मेजॉरिटी भी किसी चीज़ को पास करे, फिर भी इन 5 कंट्रीज़ में से किसी एक का भी अगर इसमें अग्री नहीं हो रहा है तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। तो ये इनकी असल इनका एक ऐसा समझ में आता है, एक मकसद था इनका कि तमाम कंट्रीज़ को एक तरीके से जोड़ा जाए, मगर सिर्फ बात उन्हीं की चले जिन्होंने इसको शुरू किया था, यानी जो सुपर पावर्स हैं 5 कंट्रीज़, उन्हीं की मर्ज़ी से यहाँ कोई काम होगा या नहीं होगा। इसके अलावा इसका एक और आर्म है जो बहुत अहम है, जो यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरीट जिसे कहा जाता है, यानी जितने भी यूनाइटेड नेशंस के काम हैं, जो फुट ऑन ग्राउंड है, ये तमाम यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट के अंदर होते हैं। और इसके जो प्रेसिडेंट है 5 ईयर टर्म होता है। फिल वक्त एंटोनियो गुटेरेस हैं, इससे पहले कोफी अन्नान भी थे, बान की मून थे, फिल वक्त वो हैं। और हमने इनको देखा होगा बहुत सारे न्यूज़ में, जब इन्होंने इसराइल ने जो बमबारी की है गज़ा में, जो मज़लूम बच्चों पर, औरतों पर, बूढ़ों की जान ली है, इसके ताल्लुक़ से इनके बहुत सारे बयान आए हैं और इसराइल ने इनको भी कंडम किया है और इनको भी जान से मारने की धमकी दी है। सो दिस इज़ द लिस्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस के जो 193 कंट्रीज़ हैं। मैं समझ सकता हूँ आपको पढ़ने में थोड़ी मुश्किल होगी, फ़ॉन्ट छोटा है। इस स्लाइड का रखने का मकसद ये नहीं है कि आपको ये बताया जाए कि कौन कौन से कंट्रीज़ यूनाइटेड नेशंस में हैं। इसका मकसद ये है कि आपको ये बताया जाए कि इसमें कौन सी कंट्री नहीं है। वैसे तो हर कंट्री यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में मौजूद है, पर कौन सी कंट्री नहीं है? फ़लस्तीन इज़ नॉट रिकग्नाइज्ड एज अ स्टेट बाय यूनाइटेड नेशंस।
आज से करीब एक हफ़्ता या 10 दिन पहले एक और रेजोल्यूशन लाया गया था कि फ़लस्तीन को स्टेटहुड उसका जो है उसको दिया जाए, यूनाइटेड नेशन का फुल मेंबर तस्लीम किया जाए। और जब ये जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में गया, फिर से अमेरिका ने बड़े ही बेशर्मी के अंदाज़ में, बड़ी ही मक्कारी के अंदाज़ में उन्होंने उसको फिर से वीटो कर दिया। और यही वजह है कि फ़लस्तीन अभी भी यूनाइटेड नेशन का मेंबर नहीं है। और इसके बहुत से नुकसानात हैं, क्योंकि अगर फ़लस्तीन इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज अ मेंबर ऑफ़ यूनाइटेड नेशंस, देन जो भी इंटरनेशनल इदारे हैं, जैसे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, वहाँ पर वो जाके अपनी अर्ज़ी डाल सकता है कि इसके ऊपर जो इज़राइल के मज़ालिम हो रहे हैं वो उसकी अर्ज़ी पेश कर सकता है। मगर वो नहीं कर सकता क्योंकि मेंबर नहीं है, और उससे मेंबर ज़ाहिर सी बात है इज़राइल तो तस्लीम करेगा ही नहीं। मगर क्योंकि अमेरिका के पास वीटो पावर्स हैं और इज़राइल इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ अमेरिका ने इसे कभी तस्लीम ही नहीं किया और इज़राइल को कभी कंट्री तस्लीम माना ही नहीं। इसका थोड़ा और बैकग्राउंड मैं आपके सामने रख दूं कि 1948 में जब यूएन ने ही एक रेजोल्यूशन पास किया था जिसमें फ़लस्तीन की जो टेरिटरी थी उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया था। मैंने थोड़ी देर पहले आपको मैप भी बताया था, जिसमें 42% एरिया फ़लस्तीन को दिया गया था और 55% एरिया इज़राइल को दिया गया था। उस वक्त ये हुआ था कि जैसे ही वो ऐलान यूनाइटेड नेशन ने किया, इज़राइल ने फ़ौरन यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट डे यूनाइटेड स्टेट एक्सेप्टेड इट। उसके दूसरे दिन रशिया ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और 2-4 दिन में ही इज़राइल बिकेम अ मेंबर ऑफ़ यूनाइटेड नेशंस। मगर फ़लस्तीन ने उस वक्त अप्लाई नहीं किया, और ये इनकी कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप कोई टेरिटरी का 94% एरिया आप यू ओन इट एंड यू आर ओनली गिवन 42% एरिया, अगर आपको सिर्फ 42% एरिया दिया जाए तो कौन सी कंट्री होगी जो उसको एक्सेप्ट करेगी? तो जाहिर सी बात है इसलिए उन्होंने इसी वजह से उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। मगर जो प्लान यूनाइटेड नेशंस ने ही बनाया था उसी प्लान को वो आज तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं, ना उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, ना उन्होंने फ़लस्तीन को एक कंट्री एक्सेप्ट किया है। इसके बाद हम बात करते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने पिछले 25 सालों में क्या क्या अहम डिसीशंस लिए हैं और उनका इस दुनिया पर क्या असर पड़ा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अग्रीमेंट 1373 2001 में इन्होंने लिया था, एक रेजोल्यूशन पास किया था। ये हुआ था ट्विन टावर्स की जो अटैक हुआ था ट्विन टावर्स पर न्यूयॉर्क में, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर। उसके बाद एक रेजोल्यूशन पास हुआ था जिसके तहत उन्होंने बहुत सारे क़वानीन एंटी टेररिज्म के नाम से पेश किए और कहा कि सारी कंट्रीज़ अपना एंटी टेररिज्म जो उनका ऑर्गेनाइजेशंस है उनको मजबूत करें, टेरर ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंसिंग को रोक लगाएं, बैंक्स हैं और जो भी इदारे हैं उन पर ऑडिट करें और चेक करें, ड्यू डिलीजेंस करें कि अमाउंट कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, इसकी पूरी तफसील रखें। इसके साथ साथ इन्होंने नए रूल्स पास किए जिसके ज़रिए ये लोग ऐसी कंट्रीज़ जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करती हैं या टेररिस्ट्स हैं उन पर सैंक्शंस लगा सकें। तो ये इन्होंने 2001 में लाया और इसी के चलते अफ़गानिस्तान पर इन्होंने अटैक किया और उस कंट्री को हम जानते हैं क्या हुआ। आज से साल भर पहले वो लोग वहाँ से निकले, मगर पिछले 20-22-23 सालों में उन्होंने इस कंट्री को किस तरीके से बर्बाद किया, कितने नाहक लोगों की जान ली, कितने मासूम लोगों की जान ली, इसे हम तमाम लोग वाकिफ़ हैं। ये इसका एक अहम रेजोल्यूशन है जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने पास किया था 2001 में। उसके बाद इनका एक अहम रेजोल्यूशन आया था 2004 में और ये था वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के ख़िलाफ़। यानी जब उन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू किया इराक़ के ख़िलाफ़ कि इराक़ के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस हैं, यानी ऐसे हथियार हैं जिनसे मास डिस्ट्रक्शन हो सकता है, बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है, तो उसको एक प्रोपेगेंडे के तौर पे इन्होंने उसको उभारा, उछाला, अपनी ताकतवर मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस का पूरा इसमें सहारा लिया और एक प्रोपेगेंडा बनाकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से एक रेजोल्यूशन भी इस ताल्लुक़ से पास किया। और फिर हम देखते हैं कि इन्होंने इराक़ पर अटैक किया, इसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल था, इसमें अमेरिका भी शामिल था, उसमें यूके भी शामिल था और भी बहुत सारे यूरोपियन ममालिक इसमें शामिल थे। इन सब ने मिलकर यूनाइटेड नेशंस को एक प्रोपेगेंडा मशीन की तरीके से इस्तेमाल किया और इसी के तहत इस रेजोल्यूशन को पास करवा कर इराक़ पर अटैक करवाया। और फिर हम देखते हैं कि इराक़ से ना कोई वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मिले, बाद में किसी ने माफ़ी भी मांगी, किसी ने नहीं भी मांगी, मगर
यूनाइटेड नेशन का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने एक अच्छी खासी कंट्री को तबाह व बर्बाद कर दिया। इनका एक और रेसोल्यूशन 2011 में आया और 2011 में इन्होंने क्या प्रोपेगेंडा मचाया था कि मुअम्मर गद्दाफ़ी की जो हुकूमत है लीबिया में, ये अपने सिटीज़न्स पर जुल्म कर रही है, उनको मार रही है, नाहक लोगों की जानें ले रही है। और फिर से इन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से ही एक रेसोल्यूशन पास किया, अपनी फ़ौज बनाई और लीबिया में गद्दाफ़ी की हुकूमत को वहाँ से हटाया, वहाँ अपने आलाकारों को बिठाया और एक अच्छी खासी फिर से एक ऐसी कंट्री जहाँ एजुकेशन फ्री थी, जहाँ डेवलपमेंट चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, उसे भी तबाह ताराज कर दिया। इसी तरह इन्होंने एक और रेसोल्यूशन पास किया 2013 में और इन्होंने कहा कि सीरिया में जो है बशार अल असद की हुकूमत में केमिकल वेपन्स इन्होंने इस्तेमाल किए हैं अपनी रियाया के ख़िलाफ़ और फिर उन्होंने सीरिया पर अटैक किया और सीरिया में सिविल वॉर आज तक भी चल रहा है। सीरिया के 2 हिस्से हो चुके हैं, एक हिस्से पर बशार अल असद का कब्ज़ा है, एक हिस्से पर वहाँ के जो रिबल्स हैं उनका कब्ज़ा है। आज भी वहाँ पर हालात ठीक ठाक नहीं है। उसके बाद एक रेसोल्यूशन उन्होंने JCPOA के नाम से लिया, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, और इसका मकसद था ईरान की जो न्यूक्लियर डील थी, इनके पास ईरान के ख़िलाफ़ उनको कोई बहाना चाहिए था, तो फिर से लोग यूनाइटेड नेशंस गए, वहाँ से एक रेजोल्यूशन निकाला और ईरान पे सैंक्शंस लगाए और कहीं सैंक्शन उनको जो उनके न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहे थे उनको रोकने के लिए उन्होंने सैंक्शंस लगवा दिए। एक इनका, अब आप देखें पिछले जो 5 मैंने अहम रेजोल्यूशंस आपके सामने रखे, वो 5 कंट्रीज़ अलग अलग कंट्रीज़ के ख़िलाफ़ थे और 5 कंट्रीज़ में सबसे कॉमन चीज़ ये थी कि 5 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। और छठा एक जो अहम रेसोल्यूशन उन्होंने पास किया वो उन्होंने इज़राइल के जो सेटलमेंट्स हैं उन्हें सिर्फ कंडेम किया, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया। पिछले 5 हम रेजोल्यूशन में देखते हैं कि रेजोल्यूशन पास होता है, एक्शन होता है और वो कंप्लीशन होता है उसका, और यहाँ सिर्फ एक कंडेमनेशन हुआ है कि भाई आप ये गलत कर रहे हैं, बस इतना कह दिया और छोड़ दिया। अगर यूनाइटेड नेशंस चाहे तो अपनी पीस कीपिंग फोर्स भेज सकती थी सेटलमेंट्स में, वेस्ट बैंक में अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस भेज सकती थी, मगर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि सिर्फ कंडेम करके इसे वहीं बात को ख़त्म कर दिया और बस एक अपना एक नाम रख दिया कि भाई हम हाँ ठीक है हमने इज़राइल के ख़िलाफ़ भी बात करी है, मगर ये चीज़ सिर्फ बात तक ही महदूद रह गई। उसके बाद एक कुछ और इनकी और कुछ जो अहम काम इन्होंने किए हैं मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो तस्वीर एक लड़की की मैंने इस स्क्रीन पे रखी है, आप लोगों ने शायद इसको देखा तो होगा, कोई बोल सकते हैं नाम स्टूडेंट्स में? मलाला यूसुफ़ज़ई। मलाला यूसुफ़ज़ई। क्या हुआ था मलाला यूसुफ़ज़ई को? 2012 में जो खैबर पख्तूनख्वा एरिया है पाकिस्तान का, जिस पर तालिबान ने उस वक्त कब्ज़ा कर लिया था, उन्होंने अटैक किया था मलाला यूसुफ़ज़ई पर और उसके साथ 2 और लड़कियां थी उन पर। मलाला यूसुफ़ज़ई गॉट इंजर्ड, मगर वो ठीक हो गई। ये बात तो ठीक है कि तालिबान के हम इस हरकत को हम ठीक तो नहीं बोल सकते कि भाई आपने एक निहत्ती लड़की 14 साल की लड़की थी उस पर आपने गोली चलाई, ये तो कोई भी मुसलमान इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता था, तो बात तो उनकी गलत थी। मगर जब हम देखें कि इसके बाद क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन ने क्या किया मलाला यूसुफ़ज़ई के साथ, उन्होंने उसको रिकग्निशन दिया, मलाला को इस इशू को उछाला गया, बहुत उभारा गया, उसको जो है एक ग्लोबल एम्बेसडर के तौर पे मलाला को पेश किया गया। न सिर्फ ये कि 2013 में शी डिलीवर्ड अ स्पीच इन यूनाइटेड नेशंस, उसको यूनाइटेड नेशंस बुलाया गया जहाँ पूरे 193 कंट्रीज़ के मेंबर्स बैठते हैं, वहाँ पर मलाला यूसुफ़ज़ई गई और उन्होंने वहाँ स्पीच दी। उन्होंने फिर जुलाई 12 को यूनाइटेड नेशंस ने मलाला डे करार दिया, यानी एक दिन इसके नाम से उन्होंने स्पेशली मुख्तस कर दिया कि मलाला डे है जुलाई 12 इन रिकग्निशन ऑफ हर एफर्ट्स। जाहिर सी बात है 14-15 साल 16 साल की लड़की है, उसकी ज़िंदगी ही कितनी है कि उसने क्या एक्टिविटीज़ की होंगे, कौन से बड़े कारनामे किए होंगे, मगर जाहिर सी बात है वो लोग चाह रहे थे कि इस इशू को और उछाला जाए, इसे उभारा जाए और हर साल इसको याद दिलाया जाए। इसीलिए उन्होंने जुलाई 12 को मलाला डे के नाम से मनाना शुरू किया। न सिर्फ ये कि 2014 में मलाला यूसुफ़ज़ई को नोबेल पीस प्राइज़ से भी नवाजा गया।
और ज़ाहिर सी बात है इसका रिकमेंडेशन यूरोपियन कंट्रीज़ ने किया, यूनाइटेड नेशंस ने किया। ठीक है, यहाँ तक भी अगर हम सोचें, एक न्यूट्रल आदमी की तरह सोचें, तो ठीक है भाई, ये एक लड़की थी, उसके ऊपर जुल्म हुआ और यूनाइटेड नेशंस ने सोचा कि भाई उसको सपोर्ट किया जाए ताकि इसके ताल्लुक़ से जो है अवेयरनेस हो, गर्ल एजुकेशन के ताल्लुक़ से अवेयरनेस हो और आगे ऐसे हादसा ना हो। मगर मसला ये है कि जब मारने वाला मुसलमान होता है तो ये सारी चीज़ें होती हैं, मगर जब मारने वाला मुसलमान नहीं होता तब ये सारी चीज़ें क्यों नहीं होती? आप देखें, ये गज़ा है, मैं नहीं जानता आपको तस्वीर बराबर पीछे से नज़र आ रही है या नहीं आ रही है, मगर एक बाप है जिसके हाथ में एक बेटी है जो मर चुकी है, जिसे वो रबल से, मलबे से निकाल कर ला रहा है। ये भी एक लड़की है जिसे मलबे से निकाल कर लोग ले जा रहे हैं, जिसकी जान जा चुकी है। ये 7 बच्चे हैं जिन्हें एक ही रात इज़राइल के बम ने जब इनकी बिल्डिंग्स पर हमला किया तो ये बच्चे शहीद हो गए। ये तस्वीर तो आपने देखी होगी, ये तो बहुत रीसेंट है। इज़राइली ही के हमले से गज़ा में एक लेडी, एक खातून जो प्रेग्नेंट थी, उस पर अटैक, उसके घर पर अटैक हुआ तो उस लेडी की जान चली गई। लोग उस लेडी को लेकर हॉस्पिटल गए, मगर डॉक्टर्स ने कोशिश कर उसके पेट में जो बच्चा था उसको बचाया। मगर कल की न्यूज़ है कि इस बच्चे की भी फौत हो गई। और ये सिर्फ इतनी बच्चे नहीं हैं जो मैंने यहाँ पर बताया है आपके सामने, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। ये उन बच्चों की लिस्ट है, आपको शायद नाम भी नज़र नहीं आ रहे हैं। ये उन बच्चों की लिस्ट है जो गज़ा में इज़राइल की बमबारी में मारे जा चुके हैं। और ये तमाम बच्चों की लिस्ट नहीं है, ये सिर्फ वो बच्चे हैं जो 1 साल की उम्र तक भी नहीं पहुंच सके। और ये लिस्ट कंप्लीट भी नहीं है। अगर आप सीक्वेंस से देखें, इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम ए, इट इज़ स्टिल एट एम। मेरे पास स्पेस नहीं था स्लाइड में रखने का, इसलिए मैं यहाँ पर पूरी बात यहाँ पे नहीं रख पा रहा हूँ। मगर ये भी तो बच्चे हैं, मलाला भी बच्ची थी, जाहिर सी बात है। तो ये जो चंद बातें थी, ये हमें इससे ये समझ में आता है कि यूनाइटेड नेशंस हो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो, इनके जो भी मकासद है, इनके जो भी रेजोल्यूशंस हैं, वो किसके लिए बनाए गए हैं, एंड दे आर नाउ फुली एक्सपोज्ड। आपको ये नहीं बता सकता कि वेस्ट इज़ मोर ऑर्गेनाइज, वेस्ट इज़ मोर सिविलाइज्ड। यूनाइटेड नेशन में कोई बात रखी जा रही है तो एक सिविलाइज्ड वर्ल्ड है जहाँ पर सबके साथ इंसाफ होगा। ये बात इट इज़ एक्सपोज नाउ कि ऐसा दुनिया में कुछ नहीं है। इट इज़ ओनली व्हेन द पर्सन हु इज़ द अक्यूज्ड इज़ अ मुस्लिम, देन ऑल दोज रूल्स अप्लाई। जब नुकसान करने वाला मुसलमान हो तभी ये सारे रूल्स अप्लाई होते हैं। मगर जब वो कोई और मज़हब वाला हो और जिसका नुकसान हो रहा है वो मुसलमान है, तो हमें ये चीज़ें नज़र नहीं आती। कुछ बातें मैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड के भी आपके सामने रखना चाहता था, मगर इससे पहले एक बात बता दूं कि मैंने जब बताया था कि यूनाइटेड नेशंस के 6 ऑर्गन्स हैं, उसमें से एक ऑर्गन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है जो हेग में है, जैसे मैंने बताया था। मगर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की तरह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के भी जो भी उसके रेजोल्यूशंस हैं, दे आर नॉन बाइंडिंग। ओनली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस आर बाइंडिंग। इसी तरह 2012 में एक इदारा बनाया गया था, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इस इदारे का मकसद ये था कि ऐसे लोग जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे कुछ भी क्राइम्स किए हैं इंसानियत के ख़िलाफ़, उन पर सैंक्शंस लगाई जाएँ, उनको इंसाफ दिलाया जाए, स्पेशली इन केसेस में जहाँ पर उनकी जो गवर्नमेंट्स हैं वो सपोर्ट कर रही हैं, चाहे वो सद्दाम हुसैन हो उनकी नज़र में, या मोहम्मद गद्दाफ़ी हो, ऐसे जो भी लोग हैं, या बशार अल असद हो, उन पर इनको जो सैंक्शंस लगानी है वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स पे होती हैं। मगर मसला ये है, जैसे मैंने आपको बताया, कि फ़लस्तीन चूँकि एक यूनाइटेड नेशंस का मेंबर नहीं है, इसीलिए फ़लस्तीन कैन नॉट बी अ पार्टी। फ़लस्तीन जाकर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में भी अपील नहीं कर सकता है।
कुछ महीने पहले हमने सुना था कि साउथ अफ्रीका ने वहाँ पर अपील डाली थी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इज़राइल के ख़िलाफ़ कि इज़राइल ने जो बमबारी की है, जो गारतगिरी मचा रखी है, और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट भी किया, मगर उन्होंने भी कोई ऐसा बाइंडिंग रेजोल्यूशन नहीं दिया। उन्होंने बस ये कहा कि इज़राइल शुड एंश्योर दैट देयर इज़ मिनिमम कोलैटरल, यानी इज़राइल को ये बस कोशिश करनी चाहिए कि जो हमस के लोग नहीं हैं उनके ख़िलाफ़, उनके अलावा कोई किसी और का जानी और माली नुकसान ना हो। मगर जाहिर सी बात है तो बोलने की बातें हैं, ग्राउंड रियलिटी जो है, जो जैसा चल रहा था वो वैसा आज भी चल रहा है। हज़रात बातें तो बहुत हैं, फ़लस्तीन की तारीख़ की तो बात खैर छोड़िए, पिछले 2-6 महीने की जो दास्तान है अगर वो भी हम बताने बैठें तो वक्त तो बहुत लग जाएगा। मैंने कुछ चीज़ें उनमें से पिक कर आपके सामने रखने की कोशिश की ताकि ये हमारी बात समझ में आए कि ये जो इदारे हैं ये सब नाम के लिए मौजूद तो है मगर इनकी एक्टिविटीज़ ऐसी कोई नहीं है जिससे आप कोई उम्मीद नहीं रख सकते, आप उनसे उम्मीद रख सकें। अल्लामा इकबाल ने एक नज़म कही थी फ़लस्तीनी अरब के नाम, मैं आपके सामने वो पढ़ना चाह रहा हूँ। ज़माना अब भी नहीं जिसकी सोच से फारिग, मैं जानता हूँ वो आतिश तेरे वजूद में है। ज़माना अब भी नहीं जिसके सोज से फारिग, मैं जानता हूँ वो आतिश तेरे वजूद में है। याद रखिए अल्लामा इकबाल ने जब ये नज़्म लिखी थी, 3 अशार हैं, जब ये लिखे थे तो जाहिर सी बात है जब फ़लस्तीन तो नहीं बना था, इज़राइल तो नहीं बना था, इज़राइल तो 1948 में बना और अल्लामा की वफ़ात 1939 में हो चुकी थी। ज़माना अब भी नहीं जिसके सोज से फारिग, मैं जानता हूँ वो आतिश तेरे वजूद में है। तेरी दवा न जनीवा में है न लंदन में, फ़िरंग की रगे जहाँ पंजाए यहूद में है। तेरी दवा न जनीवा में है न लंदन में, जनीवा में उस वक्त लीग ऑफ नेशन का हेडक्वार्टर्स जो था वो जनीवा स्विट्ज़रलैंड में था, तो जब तक यूनाइटेड नेशंस भी नहीं बना था। तो अल्लामा इकबाल उस वक्त की बात कर रहे हैं जब यूरोप और यूके जो है वहाँ पर यहूदियों को ला कर बसा रहे थे और अरबों के खिलाफ़ उनके मज़ालिम शुरू हुए थे। फ़रंग की जगह जहाँ पंजाए यहूद में है, और मैं तो कहूँगा कि न सिर्फ फ़रंग की बल्कि तमाम अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ की रगे जहाँ पंजाए यहूद में है। सुना है मैंने ग़ुलामी से उम्मतों की नजात, सुना है मैंने ग़ुलामी से उम्मतों की नजात, खुदी की परवरिश व लज़्ज़त नबूद में है। इकबाल यहाँ फरमा रहे हैं कि तुम्हारी ग़ुलामी की नजात, तुम्हारी अपनी खुदी की परवरिश और तुम्हारी अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ाने में है, ना कि जनीवा हो या लंदन हो या न्यूयॉर्क हो या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो, उस पर उम्मीद रखने में है। इन बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। इंजीनियर साहब ने बड़ी अच्छी मालूमात की तकरीर की, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं बेहद है, और मुस्तक़बिल में भी इंशाअल्लाह उसे बहुत अच्छी मालूमात हासिल करेंगे। इस महफिल का बरखास्ती का ऐलान होता है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व अदखिलनल जन्नता मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार रब्बल आलमीन।